हेलो एवरीवन, तीसरा नंबर है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग शेप्स की वजह से, जैसे हो गया हमारा स्फीयर की वजह से और कोन और डिस्क की वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, उसका फार्मूला क्या होता है, मतलब और कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि मतलब फार्मूले पर ही बेस्ड होंगे। फार्मूला ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक, लेकिन जो डिस्क वाला फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए डिस्क और एक कोन, दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन क्या डिफरेंसेस है उसे मैं समझाऊंगा। और चलो देखते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज का हमारा पहला टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर हम कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसका लिंक गॉस लॉ से था। तो कल जो अगला लेक्चर आएगा उसके बाद गॉस लॉ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले इसे देख लीजिए और क्या क्या होता है सारी चीज़ें उसे भी समझ लीजिए। चलो देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड फ्लक्स थ्रू ए कोन और फाइंड फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर। अब स्फीयर हमारा देखो कैसा है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक। तो अगर इससे हमें फ्लक्स को निकालना हुआ तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि फ्लक्स फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। जब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल होता है, ठीक। अब हमारा शेप को देखो, अगर हमारा चार्ज यहां पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कुछ रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली आउटवर्ड हमारी, अब हम निकालेंगे क्या, हम सबसे पहले एक छोटे, जैसे हमारा पूरा एक सिमेट्रिकल बॉडी है, जैसे मान लो कि एक स्फीयर है बहुत बड़ा है, तो अगर हमें उससे फ्लक्स निकालना हो कि उसके में से कितने फ्लक्स निकल के जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले छोटे पार्ट्स को लेते हैं और उसमें से देख लेते हैं कितना फ्लक्स निकलता है, फिर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करके उसे बड़े में कन्वर्ट कर देना। तो हमें स्फीयर की वजह से निकालना है, इसलिए सबसे पहले हम उसके एक एलिमेंट मतलब छोटे से पार्ट की वजह से निकालेंगे और उसके बाद उसे ऐड कर देंगे और जो टोटल हमारा फ्लक्स आएगा वही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक छोटे पार्ट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो छोटे पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया कंसीडर करेंगे। एक छोटा एरिया यहाँ पर आप कंसीडर करो, उस एरिया से सबसे पहले फ्लक्स निकालने की कोशिश करो। तो अगर इस एरिया को मैंने लिया, या एरिया कहाँ पर है, रेडियली आउटवर्ड है, जिसकी डायरेक्शन मतलब अगर हम इसे एरिया वेक्टर बोल दे डी ए। अब एरिया वेक्टर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर किसी भी 3D बॉडी का मतलब हमेशा आउटवर्ड की तरफ आता है, ठीक, नॉर्मली आउटवर्ड अलाउ किया जाता है। तो इसकी भी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई वह डी ए, वह कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ होगी। और डी ए मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यह छोटे से पार्ट की वजह से है। अगर टोटल होता तो हम उसे ए बोल देते हैं, ठीक। तो इतना समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलो अब निकालते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो फाई बराबर होता है, मतलब डी फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब डॉट को हटाना है तो एक कैसे होता है, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा कहाँ की वैल्यू है, थीटा हमारी कौन सी वैल्यू है, थीटा हमारे ई और एरिया वेक्टर के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो थीटा यहाँ पर तो जीरो हो गया क्योंकि यह दूसरे के पैरेलल है। तो ई डी ए कॉस जीरो लिखेंगे। अब कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए आ जाएगा। अब ई हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कहीं एक मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, हम इस स्फीयर के इस पार्ट पर निकालना चाह रहे हैं, मतलब हमने सेंटर से कितना डिस्टेंस चला, आर, मतलब कैपिटल आर चला, और वह कैपिटल आर हमेशा सेम है। स्फीयर के हम तो सरफेस पे आ गए ना, मान लो एक स्फीयर है, एज्यूम करो एक स्फीयर है, एक स्फीयर यहाँ पर बना हुआ है। हम सेंटर से आर डिस्टेंस पे चले, मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस, हर जगह से हम कैपिटल आर डिस्टेंस ही चल रहे हैं, मतलब ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर में इतना चीज़ें तो हमेशा कांस्टेंट ही है ना, के क्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि क्यू तो चार्ज है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। के पहले से ही कांस्टेंट है और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर आ जाएगा और डी ए हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हम डी फाई को इंटीग्रेट करें, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई मतलब छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करते चले गए तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। यहां पर हो जाएगा फाई, ठीक। तो फाई इज इक्वल टू ई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, यह एक स्फीयर है।
हमने छोटे से डीए को लिया, मतलब एरिया वेक्टर को लिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद होता क्या है, पूरा हमारा स्फीयर कवर हो जाता है। तो पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पर लिख दो 4πr², मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर। अब ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्योंकि हम कहाँ निकाल रहे हैं, हम जो स्फीयर है उसके सरफेस तक निकालना चाह रहे हैं। तो वहाँ से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर इंटू 4πr²। अब 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, बचा क्या, Q/ε0। तो फाई की वैल्यू क्या आई हमारी, फाई की वैल्यू हमारी आई Q/ε0। अब यह चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी अगले लेक्चर में, जब तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, जब तुम्हें पढ़ाया जाएगा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ तुम्हें अगले वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। लेकिन अब तुम्हें एक चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी कि यह जो Q है यह हमेशा कांस्टेंट ही है, यह कांस्टेंट है। ε0 की वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट ही होगी, मतलब कांस्टेंट की इन द सेंस कि अगर हम उसे किसी एक ही मीडियम में रखें तो ε0 की वैल्यू तो सेम ही होगी। तो अगर वह चाहे स्फीयर हो या फिर कोई भी शेप हो, अगर वह 3D में है तो उसे निकलने वाला फ्लक्स Q/ε0 ही होना चाहिए, अगर सिमेट्रिक बीच सेंटर में रखा हुआ है। इसका फिल लेना, हमने क्या निकाला, Q तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ε0 भी कांस्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो फ्लक्स की वैल्यू Q/ε0 आई। अब Q/ε0 जब आ गई तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर यह स्फीयर थी तब भी इतना आई, तो अगर यहां पर कोई क्यूब हो और बीच में एकदम रखा हुआ हो हमारा चार्ज, तो उसकी वजह से भी तो इतना आना चाहिए। इस तरह किसी भी सिमेट्रिक बॉडी जो कि सेंटर से उसकी डिस्टेंस बराबर हो, एक सिमेट्रिक बॉडी के लिए उसकी सेंटर से अगर सेंटर पर हम कोई चार्ज को रख दें तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वह Q/ε0 होगा। चमक गया भैया, यही तो आप चमकाना चाहते थे और मुझे चमक भी गया। और अगर चमक गया है तो तुरंत मार दो यहाँ पर लाइक, ठीक। तो Q/ε0 होता है और Q/ε0 तुम्हारा गॉस लॉ, जो आपकी अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम्हें अगर यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो और पसंद आया हो तो जो भी तुम्हें करना हो, अप्रिशिएट करना हो, कुछ भी कर सकते हो इसके लिए। चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कोन। अब हमें कोन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। कोन क्या होता है, कोन तुमने देख रखा हो जिसमें आइसक्रीम तुम खाते हो, आइसक्रीम जिसमें खाते हो और जिसके अंदर आइसक्रीम डालते हो, तो यह जो कोन बनता है, जोकर की टोपी देखी होगी तुमने, वह भी कोन होता है। हैप्पी बर्थडे वाले दिन जब तुम पढ़ते हो उसे, उस टोपी को, वह भी कोन बोल सकते हो आप। तो कोन में एक चीज क्या कॉमन है, कोन और डिस्क में एक चीज कॉमन क्या है कि अगर हमारा चार्ज यहाँ पर Q रखा गया है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या क्या चीजें, यहाँ पर कोई चार्ज प्लस Q आपको रखा गया है, ठीक। आप इसकी रेडियस कितनी है, इसकी टोटल रेडियस आपकी R दी गई है। यहां से डिस्टेंस आपको दे दिया गया है कि इसकी यहां से डिस्टेंस जो है वह क्या है, x है। x r ये सब कांस्टेंट चीजें हैं जो कि आपको दी गई हैं। क्वेश्चन में Q भी दिया गया है आपको। अब तुम्हें एक चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं, यह कोन और डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आता है वह दोनों के लिए सेम होता है। अब ऐसा क्यों भैया, अगर तुमने चार्ज यहां पर रखा है प्लस Q, तो अगर चाहे वह कोन हो चाहे वह कुछ भी हो, तो अगर इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी तो कहां से अधिकतर फील्ड लाइंस पास करेंगी, फील्ड लाइंस अधिक मात्रा में कहां से निकल कर जाएंगी। अगर हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं तो फील्ड लाइंस अधिकतर कहां से जाएंगी, तुम्हें दिख रहा होगा कि वह इस पार्ट से अधिक जा रही हैं, जो गोल वाला पार्ट है वहां से फील्ड लाइंस अधिकतर पास करेंगे। अगर यहां से भी फील्ड लाइंस गई तब भी वहां से तो उन्हें निकलना ही है। तो उन्हें वहां से अगर निकलना है तो तुम एक चीज देखोगे कि यह जो अगला वाला पार्ट है, इसके आगे का पार्ट है, वह कॉमन हो गया, मतलब वह वहां से तो फील्ड लाइंस निकलेंगी ही निकलेंगी। अब सेम चीज तुम्हें डिस्क में दिख रहा होगा। डिस्क क्या होता है, डिस्क मान के चलो एक मोटा होगा, ठीक, मान लो इसकी कुछ विड्थ होगी और विड्थ होगी लेकिन कुछ उसका रेडियस होगा, और उतने ही रेडियस पर एक सर्कल ड्रा करोगे तो एक मोटा सा जो चद्दर बनेगा, जो यहाँ पर एक मोटा सा आपको चद्दर देखने को मिलेगा गोल पूरे मतलब सर्कल के फॉर्म में, वह क्या होगा, वह एक डिस्क होगा। अगर डिस्क को मैं तुम्हें समझाना चाहूं तो कुछ इस तरह से मान लो डिस्क हमारा है जिसके अंदर मटेरियल्स होते हैं, पूरा खाली नहीं होगा चारों तरफ। फील आ रहा है कि नहीं,
एक गेम भी खिलाया जाता है तुम्हें, जिसमें हम इस तरह से करके उस चीज़ को फेंकते हैं, वह डिस्क होता है। तो यह चीज़ एक डिस्क के लिए और इसके लिए तो कॉमन ही हो गई। तो मतलब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तभी मान के चलो कोन और जो हमारा डिस्क होता है वह कैसे बिहेव करता है। कोन और डिस्क बिहेव करते हैं दोनों ही सेम, इनकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी, फाई ई की वैल्यू सेम होगी। तो इतना समझ लो। अब हमें इसे डिराइव करना हुआ तो हम कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से समझना। और तुम्हें क्या एक चीज़ और दे दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया है, मतलब इसे तुम्हें मानना नहीं है, पहले से आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना तुम्हें। आपको एक चीज़ और दी गई है कि एंगल टोटल जो कोन का एंगल बना रहा है वह थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। टोटल एंगल थीटा आपको दे दिया गया है। अब देखना मैं कैसे इसे आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है कोन और डिस्क की वजह से। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जब भी हमें किसी वो बड़ी बॉडी के लिए, जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, टॉर्क निकालते थे 11th में, तो हम क्या करते थे, कुछ डिस्टेंस पर जाते थे, वहाँ पर कुछ एलिमेंट लेते थे और उसे इंटीग्रेट करके जोड़ना शुरू करते थे, और उसकी वजह से हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर टॉर्क की वैल्यू हमें मिल जाती थी। सेम उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, कुछ डिस्टेंस पे जाएंगे, कुछ एलिमेंट लेंगे और उसकी छोटे से पार्ट की वजह से हम क्या निकालेंगे, सबसे छोटे पार्ट की वजह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो टोटल फ्लक्स आएगा वह हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, वह हमारी वैल्यू हो जाएगी पूरे एक कोन और डिस्क की वजह से। ठीक, अगर यह तुम्हारा डिस्क भी होता, अगर यह तुम्हारा केवल डिस्क ही होता, इतना ही होता, या पार्ट ना होता, तो तुम्हें क्या चीज़ समझ में आती कि मतलब यहाँ से प्लस क्यू चार्ज रखी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी तो यहाँ से निकलेंगी जरूरी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कोन और डिस्क दोनों ही सेम होने चाहिए। अब चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेन के साइज को छोटा करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे एक डिस्टेंस पर, यहाँ से मतलब सेंटर से मान लो हम चलें, कितना डिस्टेंस चले, मान लो स्मॉल डिस्टेंस चले हम सेंटर से हम स्मॉल डिस्टेंस पर जाकर क्या लेंगे, सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस जाने के बाद हम एक लेंगे यहाँ पर हम एक लेंगे एलिमेंटल रिंग। ठीक, ध्यान से देखना, हम यहाँ पर लेंगे एक एलिमेंटल रिंग, आर डिस्टेंस पे गए और डी आर विड्थ की एलिमेंटल रिंग हमने काटी। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा आर था, ये स्मॉल आर था, तो इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, इस पार्ट की कुछ थिकनेस भी होगी जिसे मैंने बोल दिया डी आर। तो मतलब हम सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए और वहाँ पर डी आर विड्थ की काटे एलिमेंट, और हमने क्या किया, एक चीज़ हमने और देखा कि यहाँ से इस निचले वाले पार्ट से हम अल्फा डिस्टेंस भी चले हैं, इस नीचे वाले पार्ट से हम कुछ एंगल पर भी चले हैं, इस नीचे वाले पार्ट से हम कुछ एंगल भी तय किए हैं इस एलिमेंट को पाने में। तो इस एलिमेंट को पाने में जो हमने एंगल तय करा, मान लो अल्फा है। अगर हम नीचे से मतलब उसके बेस से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो हमने कुछ एंगल भी तो देखा, तो मान लो एंगल अल्फा पर जाकर, कुछ एंगल अल्फा पर चलकर और अब कुछ डिस्टेंस चलकर हमने सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाकर डी आर विड्थ का एक एलिमेंटल रिंग लिया, जिसे मैं बोल दे रहा हूं अब एलिमेंटल रिंग। ध्यान से देखना, यह हो गया आपका एलिमेंटल रिंग। ठीक, यह एलिमेंटल रिंग हमने लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट में होगा x² प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, इतना होगा। अब तुम्हें बस केवल फार्मूला लगाना है और सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हुई तुम्हें दिख जाएंगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फार्मूले को लिखते हैं, डी फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा नॉर्मली आउटवर्ड ही हमेशा इस तरह से ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मान लो इस तरह से चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और तुम देखोगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा आएगा, एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड ही होता है। तो डी ए और ये हो गया ई, जिसके बीच का एंगल कितना होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि अल्फा पे ही है, बेस से अल्फा पे।
मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल है उससे अल्फा पे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उसके बीच का भी एंगल अल्फा ही हुआ, तो ई डी ए इंटू कॉस अल्फा आप तुम लिखोगे। ठीक, अब इसे भी इंटीग्रेट कर दो। अब फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई को ऐड करते जाओगे तो टोटल फ्लक्स तुम्हें मिल जाएगा, जिसे बोल देता हूं मैं फाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, मतलब ई की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई कितने डिस्टेंस पर हम उस एलिमेंटल रिंग को लिए हैं वहां पर उसकी मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जो यहाँ पर कैपिटल क्यू प्लस क्यू रखा गया है सेंटर पर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका तुम्हें क्या करना है, इसका तुम्हें स्क्वायर करना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, इनटू डीए की वैल्यू देखना ध्यान से, डीए तुम्हें इस तरह से क्या लिख सकते हो। अब ये हमारा एलिमेंटल रिंग था, मतलब ये वाला पार्ट हमारा एलिमेंटल रिंग था, ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मैं नहीं करना चाहता। यह एलिमेंटल हमारा रिंग था। तो जब भी हम एलिमेंट लेते हैं तो एक कैसा होता है, जब भी हम एलिमेंट लेते हैं उसकी कुछ विड्थ होगी जो कि डी आर है, और कुछ सेंटर से डिस्टेंस होगी जो कि आर है। तो अगर इसका क्या निकाला जाए, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसका पैरामीटर कितना होगा, 2 पाई आर होगा। स्मॉल आर हो गया रेडियस और 2 पाई आर तो होता ही है। तो अगर हम जो सर्कल हमारा बनाया जो से एलिमेंटल रिंग है उसे हम पूरा का पूरा खोल दे तो कैसा दिखेगा, एक वायर की तरह दिखेगा, मतलब वायर मतलब बोल सकते हो कि रेक्टेंगल दिखेगा। जैसे अगर उसकी कुछ विड्थ है तो वह कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखना। एक मिनट, इसे मैं थोड़ा सा पतला करके तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। जब यह मुड़ा हुआ था तो इसके पास कुछ विड्थ थी और कुछ इसकी मतलब लंबाई थी। लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई। इसकी लंबाई तो 2 पाई आर हो गई ना। जैसे जब यह रिंग था तो उसकी कितनी, इसकी मतलब पैरामीटर कितनी आए, 2 पाई आर, तो इसे यहाँ पर लिख दो 2 पाई आर। और हमने विड्थ कितना काटा था, डी आर विड्थ का काटा था। तो यह किस तरह बिहेव करेगा, यह एक तुम्हारा एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। रेक्टेंगल की तरह जब बिहेव करेगा तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हमें वही निकालना है ना। एरिया जो होता है उसमें हम उस एलिमेंट का ही एरिया लेंगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने किसका एरिया लिया, हमने इस एलिमेंट का एरिया, छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करा तब हमें बड़े का एरिया मिला। तो उस एलिमेंट का हम एरिया लेके तब उसे इंटीग्रेट करेंगे तब हमें बड़े पूरे कोन का एरिया मिल जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 पाई आर हमारा हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो गया डी आर। तो मतलब जो एरिया आएगा वह आएगा 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ पर लिख दो, मान लेते हैं हम इसे डी ए ही लिख देते हैं यहाँ पर, इंटू कॉस अल्फा लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। तो अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे तुम आओगे तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब स्क्वायर और रूट है तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो मतलब एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के पावर 1/2, इसका पूरा 2 कैंसिल हुआ, बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। यह हो गया। अब डीए की वैल्यू लिखने की बारी आई तो डीए मैंने क्या बताया, डीए की वैल्यू हमारी 2 पाई आर डी आर है। या डीए ही तो है यार, छोटा सा एलिमेंट है तो डीए ही है ना। तो इसका वैल्यू हो गया 2 पाई आर डी आर इंटू कॉस अल्फा। देखो क्या है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से, एक यह और यह, इतना क्या बन रहा है तुम्हारा, इतना तुम्हारा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी एंगल कितनी है, कॉस अल्फा, मतलब ये अल्फा है। तो कॉस अल्फा कितना होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा लिख दो। तो कॉस अल्फा बराबर बेस मतलब एक्स अपन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक, ध्यान से देखो और समझो। 2 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2 क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू कांस्टेंट है, एक्स क्या, ध्यान से देखो, एक्स यहाँ से
सेंटर से मतलब यहाँ प्लस क्यू से लेके सेंटर तक की दूरी है जो कि क्वेश्चन में तुम्हें दी गई थी, और एक कांस्टेंट है, कभी बढ़ने घटने वाली तो है नहीं, तो एक्स भी कांस्टेंट हो गया। टू तो कांस्टेंट है ही। अब एप्सिलॉन नॉट देखोगे तो यह भी कांस्टेंट है एक मीडियम के लिए, तो 2 QX/2 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हो गया, जिसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, अब कितना बचा, क्या क्या, RdR डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके पावर तो 1 होगा, इंटू क्या लिखा है, रूट अंडर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे 1/2। अब दोनों बेस बराबर हैं तो ऊपर के हम जो पावर्स होते हैं उसे ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 होगा, तो इसे लिख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 तुम इसे लिख दो इस तरह से। अब इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है, एक चीज़ें मतलब कुछ बताई जाती है, जब तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ाई जाएंगी 12th में लास्ट चैप्टर्स में, तो तुम्हें एक चीज़ बताई जाएगी। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो मान के चलो कि मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, और जब तुम पढ़ोगे तो वह चीज़ें तुम्हें क्लिक करेंगी कि भैया ने ऐसा क्यों बताया था। तो एक चीज़ होता है इस तरह के, मतलब जो फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसे तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई होती हैं हम उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मेट में, ऊपर वाले फॉर्मेट में, ताकि हम नीचे को कुछ माने ऊपर हमें कुछ मिल जाए। तो ध्यान से देखना, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम जेड स्क्वायर मान लें, अगर इस नीचे वाले पार्ट में जो है उसे हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को जेड स्क्वायर मान ले, उसके पावर को नहीं, केवल बीच वाले नीचे वाले पार्ट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर हम जेड स्क्वायर मान लें, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज का डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, हम पावर को नीचे करते हैं, देखो एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यानी एक्स पावर एन माइनस 1, तो हमने पावर को नीचे किया और वो पावर में से 1 घटा दिया, तो 2 का और आर के पावर 2 - 1 कर दिया, मतलब क्या होगा, 2 - 1 करने से हुआ क्या, क्यों वहां पर 1 आ गया, तो मतलब 2r इंटू dr, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर 2z dz, तो 2 से कैंसल आउट हो गया, बराबर हुआ RdR इज इक्वल टू जेड डी जेड। अगर यह तुम्हें समझ में ना आया हो तो बात मान लो मेरी, तुम्हें आगे जाकर समझ में आ जाएगा, और इसका तुम तनिक भी लोड मत लेना, ठीक। तो चलो देखते हैं, अगले पेज पे आ जाएं कि वहीं पर, चलो यहीं पर सॉल्व करके देखते हैं। 5 QX/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन RdR की जगह पर लिखो जेड डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है, हमें जेड स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर लिखिएगा, उसके पावर 3/2 दिया हुआ है, 2 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, QX/2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर जेड डी जेड बाई जेड क्यूब। अब जेड क्यूब को एक जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब जेड क्यूब कैंसिल हो जाएगा एक जेड से, तो बचेगा जेड स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू हमारी आएगी QX/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, QX/2 एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जेड पे पावर ऊपर ले जाएंगे तो जेड पे पावर -2 डी जेड। अब तुम्हें मैंने बता रखा है कि एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ध्यान से देखना, QX/2 एप्सिलॉन नॉट करते क्या है, हम उसके ऊपर एक जोड़ते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसके पावर से, तो जेड के पावर हम कर इस यहाँ से इंटीग्रेशन साइन हट जाएगी, ठीक। जब इंटीग्रेट हम कर देंगे तो उसकी इंटीग्रेशन साइन हट जाएगी, तो जेड के पावर -2 हम ऐड करेंगे 1 और डिवाइड भी कर देंगे -2 + 1 से, और यहाँ पर बस ऐसे छोड़ दो। QX/2 एप्सिलॉन नॉट हमारा आया, और यहाँ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -1/z हो जाएगा। जब यहाँ पर -1 बचेगा, देखो जेड पावर -1 बचेगा, डिवाइड में -1 है, तो इस -1 को तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन जेड पावर -1 को 1/z लिखोगे तो हो जाएगा -1/z। हर चीज़ें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान देना। चलो देखते हैं, अब -1/z आया, तो जेड की वैल्यू कितनी है अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। QX/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस को बाहर कर लो। अब देखो ध्यान से, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड हमने कहाँ पर माना था, जेड हमारा यहाँ पर है, जो जेड हमारा यहाँ पर है, ध्यान से देखना, जेड हमारा यहाँ पर है, जेड की वैल्यू कितनी है, √x² + r²।
रूट अंडर लिखोगे क्या, 1/√x² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। अब यह हो गया फ्लक्स किसकी वजह से, यह हमारा फ्लक्स आया इस एलिमेंट की वजह से। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी मतलब हमारा पूरा डिस्क कवर हो जाए। ध्यान से देखना, अभी तो यह छोटे से एलिमेंट की वजह से आया, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से आया, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए ताकि यह पूरा कवर हो जाए डिस्क। तो हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके कैपिटल R तक। अब कैपिटल R क्यों करेंगे, कैपिटल R उसका रेडियस दे दिया गया आपको पहले से ही, इसका रेडियस 0 से हम कैपिटल R जब चल देंगे तो हमारा यह पूरा कवर हो जाएगा। तो चलो इंटीग्रेट करो ध्यान से, 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दो। और x तो हमारा कांस्टेंट, हमें कहाँ पर वेरिएबल पुट करना है, हमें r पुट करना है स्मॉल r की जगह पे। x तो कांस्टेंट है जो कि पहले से हमें दे दिया गया, लेकिन हमारा r वेरिएबल है जो कि इसे हमें गायब करना है। r तो हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर, r की तो कुछ वहाँ पर वैल्यू ही नहीं थी। तो लिखो -qx/2ε0। और वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले इसे अपर लिमिट बोलते हैं, तो इसे अपर लिमिट को हम r की जगह पर रखेंगे। तो लिखो 1/√x², तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन स्मॉल r की जगह पे आ जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। बीच में लगाते हैं एक माइनस, जो कि फार्मूले से ही होता है, बीच में लगा देते हैं माइनस और लिखते हैं √x की जगह पर कुछ भी नहीं है, x² ही आ जाएगा, लेकिन r की जगह पर हम 0 फिर से रख देंगे, क्योंकि नीचे का लोअर लिमिट 0 है, तो 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 0 पुट करने के बाद हमारा कुछ ऐसा आएगा, तो -qx/2ε0। अब ध्यान से देखो 1/, तो इतना ही हो जाएगा x² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 1/x² और √x² कितना होगा, √x² तो x ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x। इस माइनस को अंदर से -x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, q/2ε0 -x को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा अब माइनस वाली चीज़ इधर आ जाएगी क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई करा, और x से ऊपर नीचे डिवाइड, x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x/x आ जाएगा। सबसे पहले मैंने x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, ध्यान से देखना, सबसे पहले इस माइनस और x को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, तो माइनस वाला तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन और x को ऊपर रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, x/x हो जाएगा। माइनस, अब यह प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस हुआ तो क्या आया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/√x² प्लस r², और यहाँ पर हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने x को भी अंदर भेज दिया, तो 1 से x कैंसिल हो जाएगा, q/2ε0 यहाँ पर आ जाएगा 1 -x/√x² प्लस r²। अब x/x² प्लस r² है क्या, इस इमेज में देखो, जो यहाँ पर इमेज दी गई है, हमने क्या बताया, x अंडर इतना चीज़ हमने बताया। ध्यान से देखना, यह हमारी क्या है, यह वैल्यू हमारी क्या है, x² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, मतलब ये वाली लाइन हमारी, ये वाली लाइन, अभी तक तो ये लाइन की हम बात कर रहे थे, अब हम इस लाइन पर पहुंच गए। अब इस लाइन की वैल्यू कितनी है, x² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर रूट के अंदर, और x यह है। ध्यान से देखना, यह हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो x/, लिखा है x/, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह पूरा एंगल हमारा क्या है, पूरा एंगल हमारा थीटा दिया गया है, पूरा एंगल हमारा थीटा दिया गया है, पूरा एंगल जब थीटा दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं q/2ε0 1 - x/√, में x² प्लस r² को हम लिख सकते हैं cos थीटा। अब तुम्हें एक खूबसूरत सा फार्मूला मिल गया, q/2ε0 1 - cos थीटा। यह हो गई तुम्हारी फ्लक्स की वैल्यू, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब तुम देखो यह कितनी खूबसूरत चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही है यहाँ पर, यह खूबसूरत चीज़ अब तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक, क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर। तो एक कोन और डिस्क की वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, q/2ε0 रूट मतलब 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, q/2ε0 इंटू 1 - cos थीटा फ्लक्स आता है, जो कि एक डिस्क और एक कोन के लिए सेम ही होता है। तो ये हो गई तुम्हारी पूरी डेरिवेशन, कुछ भी बोल लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम हमेशा याद रखोगे।
ठीक। तो ये थी हमारी पूरी डेरिवेशन, बहुत बड़ा नहीं है, मैं तुम्हें समझाने में इतना टाइम लग गया, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक, ताकि तुम्हें आगे की वीडियो भी मिलती रहे। अब चलो आगे देखते हैं। अब क्या निकालना, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें ही देखो कितना टाइम लग गया, तो बहुत ज़्यादा लेते तो बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाता। और ध्यान से देखना, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ए कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कोन। अब यह जो कोन दिया गया है, यह कोन जो दिया गया है, इस कोन के इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजी गई। हमें क्या करना है, इस मतलब जो कर्व एरिया यह दिया गया है, इससे हमें फ्लक्स को निकालना है, कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज फील कराने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो 4 फील्ड लाइंस इसके अंदर गई, तो इस कर्व्ड सरफेस से भी 4 फील्ड लाइंस ही निकलेंगी। अगर इसकी जो विड्थ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक साइड में शेप कुछ इतना ऊपर है, एक साइड में कुछ इतना ही नीचे है, तो यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस बाहर चली गई, इस कर्व्ड एरिया से केवल 3 ही निकल के गई। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से एक बाहर चली गई, केवल 3 ही बाहर आए। ऐसा नहीं है ना कि मतलब ऊपर जाके बड़ा है फिर नीचे जाके छोट हो गया, तो ऐसा नहीं है। जब सिमेट्री बॉडी है, तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ कर्व्ड एरिया से तुम्हें निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से जो फ्लक्स जाएगा वह तो सेम होगा किस फ्लक्स के, ध्यान से देखना, वह सेम होगा इस एरिया से जाने वाले फ्लक्स के। अभी तुम्हें फील आ जाएगा तुरंत, ध्यान देना थोड़ा सा। वह सेम होगा तुम्हारा इस तरह से। तुम्हें एक चीज फील आ रही होगी, फील लेना एकदम जरूरी है, ठीक, तो फील तुम लेके चलो ध्यान से। मैं यहां पर इसे कलर करने की कोशिश करता हूं। तुम्हारी जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, तुम्हारी जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वह यहां से अगर 4 फील्ड लाइंस निकल गई हैं अंदर की तरफ, 4 फील्ड लाइंस गई हैं, तो वह तो इस एरिया से भी पास करके जाएंगी, तभी तो यहां से निकलेंगी। अब यहां से हमें फील्ड लाइंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट है, तो हम कहां से निकाल लेंगे, हम यहां से निकाल लेंगे, ताकि जो यहां से जाएंगी वही बराबर हो जाएगी। तो हमारी फाई की, अब बीच वाला पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। बीच वाला पार्ट हमारा दिखता कैसे है, ध्यान से देखना एकदम। बीच वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, बीच वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। यार थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ध्यान से देखना। बीच वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखना। बीच वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है, जो कि ट्रायंगल के फॉर्म में है। अब ये ट्रायंगल का ये पार्ट और ये पार्ट कहाँ पर टच कर रहा है, मतलब यह तो अगर आर रेडियस दिया गया है तुम्हें, तो यह कितना होगा, या तो टोटल 2r ही होगा, या तो टोटल 2r होगा। आर रेडियस दिया गया है तुम्हें, तो यह पूरा टच कर रहा है, उसके पूरे सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो या तो 2r हुआ, और यह ऊपर की हाइट हमें कितना दिया है, ऊपर की हाइट हमें h दे दिया गया है। तो फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू होती है ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ ही आएगा, तो एरिया वेक्टर के बीच की वैल्यू तो 0 ही एंगल हुई, तो E इंटू ई की वैल्यू तो ई ही दिया गया है आपको, तो ई लिख दो, इंटू एरिया ध्यान से देखना, इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस 2r हो गया, इंटू हाइट h, तो ये 2 से कैंसिल हुआ, आर एच हमारा एरिया आ गया, तो यहाँ पर रख दो RH, तो ERH हमारी फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो फ्लक्स कितना है, ERH। तो इस तरह से यह हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, कैसे हम फ्लक्स को निकालते हैं एक बहुत बड़ी बॉडी की वजह से, अगर कर्व्ड एरिया है तो कैसे निकालेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ताकि हमारी फैमिली कुछ बढ़े और मैं कुछ नया चीज़ें ला सकूँ तुम्हारे लिए, ठीक। तो ये था हमारी पूरे वीडियो, जिसमें मैंने बहुत सारी कॉन्सेप्ट को तुम्हें सिखा दिया। इस फार्मूले को तुम ध्यान रखना, Q/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। तुम्हारे नीट के एग्जाम में पूछ सकता है, जेईई के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो अगर तुम कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो तब भी ये हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल 12th लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत बड़े, जब कोचिंग्स में जाओगे तब भी वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं,
ठीक। तो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ लास्ट लेक्चर आएंगे, कुछ उसमें डीपीपी डिस्कशन किया जाएगा, तो टेंशन मत लो, हर चीज़ें कवर होंगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने पूरा हिला डाला। ठीक, तो अब मिलते हैं किसी अगले शानदार से वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, सी या, बाय बाय, बाय बाय।